नमस्कार सभी लोगों को, कैसे आप सभी। तो जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका भूपेंद्र सर ब्लॉग में। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक आने वाला है और आपके लिए एक और शानदार जीके की क्लास जिसमें एसएससी जीडी 2025 के पीवाईक्यू से रिलेटेड प्रश्न हैं जो कि पूछे जा चुके हैं या किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों का समावेश आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलेगा। दोस्तों कहते हैं ना कि राहगीर राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछते हो ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पर और आज की इस वीडियो में क्या खास रहने वाला है समझते हैं। पहला ही प्रश्न मैं आपके बीच रख रहा हूं, आइए देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, चलो जरा देखिएगा कि क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों के हम लोग यहाँ संग्रह कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। राज्य नीति के निर्देशक और जो सिद्धांत के विचारों को भारतीय संविधान ने किस देश से अपनाया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं, आप जब जानते हो इनको कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से अपनाया है, ये प्रश्न है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो आपको बताना है क्या राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से अपनाया, जिनको हम अपने अनुच्छेद के भाग 4A में पढ़ते हैं, ठीक है, 4A में पढ़ते हैं। ये कहाँ से अपनाए हैं तो ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका से नहीं, जर्मनी से नहीं, ब्रिटेन से नहीं, कहाँ से अपनाए हैं, हम आयरलैंड से अपनाए हैं। तो विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे बहुत से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा कहाँ से अपनाई है तो अमेरिका से अपनाई है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जो संशोधन होता है वो कहाँ से अपनाया है तो वो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया था। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रूस से हमने क्या लिया, हमारे मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं तो रसिया के संविधान से हमने लिए हैं, ध्यान रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। साइंस से अगर प्रश्न आएगा तो क्या आएगा, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। देखो प्रोटीन सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है, ध्यान रखना है ना, सोयाबीन में होता है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है दोस्तों, सोयाबीन में होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ प्रोटीन्स के लिए तो आप देखेंगे अब मछली में भी होता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज है गेहूं और चना में भी होता है, लेकिन जो गेहूं है इसमें कम होता है प्रोटीन, ध्यान रखना। तो विकल्प ऑप्शन किसके रूप में देखोगे आप, ऑप्शन हम बी के रूप में देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है यहाँ पर कि महाजनपदों में से गांधार की राजधानी। चलिए इस प्रश्न को भी पढ़ते हैं एक बार। महाजनपदों में से गांधार, अच्छा गांधार को कौन कौन जानता है जरा बताओगे। गांधार जिसे अब वर्तमान में हम कंधार भी कहते हैं, जो कि पड़ता है अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, अफगानिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखना। गांधार नरेश शकुनी जानते हो ना, गांधारी, तो उसकी राजधानी कहाँ थी, ध्यान रखना, तो तक्षशिला थी। और ये तक्षशिला दोस्तों अभी भी अफगानिस्तान में पड़ता है, पहले पाकिस्तान में पड़ता था, ध्यान रखना, अब अलग अलग हो गए। तो ये जो तक्षशिला है ये विश्व की, तक्षशिला में ही विश्व का पहला क्या था, विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय तक्षशिला में ही था, जिसमें प्रोफेसर थे चाणक्य। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली देखोगे तो अगर ये हिस्सा देखोगे बिहार का है, बिहार यानी मगध का साम्राज्य है। इधर चैती साम्राज्य था, ये वत्स भूमि है। ठीक है, ये मत्स्य है, ये अवंती उज्जैन का क्षेत्र है, ये मध्य में आ गए हम लोग। ऊपर जाओगे यहाँ पर इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर यानी ये दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है। और जब आप ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान और अब ये मिलेगा तक्षशिला और गांधार, ये अफगानिस्तान में आते थे। अफगानिस्तान में आते थे और तक्षशिला पड़ता था पाकिस्तान में अब वर्तमान में। तो ये एक्चुअल में आप देख सकते हो ये पूरा अखंड भारत है, ये अखंड भारत है, अखंड भारत है। तो किस प्रकार से आप देख सकते हो कि इनकी जो राजधानियां थी 16 जनपद हुआ करते थे। महाजनपदों की संख्या कितनी थी अगर ये भी पूछा जाए तो 16 जनपद हुआ करते थे, ध्यान रखना है ना। चलिए, जैसे अवंतिका की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। एक पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बुक्स आती हैं और ये पूछा गया है एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है, आपके सामने है, मतलब प्रेरित है। ये उपन्यास किस देश से प्रेरित है ये पूछा गया है, भारत, बांग्लादेश, चीन और नेपाल से। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा था, अरुंधति रॉय ने लिखा था, याद रखना। और इसको बुकर प्राइज भी सम्मानित है, आपके सामने एक बुक दिख रही होगी,
ये बुक जो है वो किस देश पर प्रेरित है? भारत पर, बांग्लादेश पर, चीन पर या नेपाल पर? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइए एक बार। ठीक है, तो ये किस देश पर फिल्माई गई है, मतलब लिखी गई है, या ये उपन्यास जो है वो एक्चुअल में किस पर आता है? तो ध्यान रखना ये बांग्लादेश के ऊपर लिखा गया है, विकल्प देख लेना, बांग्लादेश मिल जाएगा, तो यहाँ पर बांग्लादेश हम लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब चलते हैं एक और प्रश्न पर। लिखी किसने है? अरुंधति रॉय ने लिखी है, ये ध्यान रखना। लिखी किसने है? तो अरुंधति रॉय ने लिखी है ये पुस्तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि तटीय उड़ीसा का प्राचीन काल नाम क्या था? ये आपको बताना है कि उड़ीसा का प्राचीन काल नाम क्या था। फटाफट से कमेंट करके बताइए, है ना। सारे कमेंट्स आपको मैं ये जो वीडियो दूंगा ना वो प्रीमियर दूंगा, तो वहां पर लाइव चलेगी, मैं भी साथ में रहूंगा। तो आपको ये दोनों चीजें देखनी है वहां पर कि गुरुजी कैसे लाइव होती है, कैसे हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आप कमेंट्स में देखोगे, ध्यान रखना, है ना। तो कोशिश करना है आपको भी कि साथ साथ में ही आप पढ़ना, इस चीज को भी साथ साथ में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट से बताइए कि अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा, सॉरी, इस प्रश्न को आंसर जो है ना, हाँ एक मिनट एक मिनट, इंडिया के ऊपर लिखी गई थी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इंडिया, है ना। तो यहाँ पर भारत करना है, बाकी सब चलिए। तो याद रखना, कौशाम्बी नहीं बोलते थे, कामरूप नहीं बोलते थे, कामरूप कामाख्या, खानदेश नहीं बोलते थे, खानदेश जो शब्द है वो बुरहानपुर के आसपास के एरिया को बोलते थे, मध्य प्रदेश का निचला हिस्सा, ठीक है। लेकिन जो कलिंग है, ध्यान रखना, कलिंग एम्पायर कहलाता था उड़ीसा का तट। अगर आप इसको भारत का मैप मानते भी हो, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इस वाले फील्ड को, ये कलिंग एम्पायर था, ये कलिंग एम्पायर था जो कि उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा की भूमि माना जाता है, ध्यान रखना। और इसी कलिंग एम्पायर में एक युद्ध हुआ था जिसको कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें जो मुख्य भाग लिया था वो लिया था सम्राट अशोक ने, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हम सब जानते हैं राज्यसभा उच्च सदन होता है भारत सरकार में, देखिए राज्यसभा, लोकसभा, है ना, और न्यायपालिका या राष्ट्रपति जो भी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब राज्यसभा की बात आती है तो उच्च सदन होता है, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, ध्यान रखना। और इनके सदस्यों का जो रिटायरमेंट भी है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है, यानी टुकड़ों में होता है, 3 पार्ट में। जैसे किसी के 6 साल पूरे हो गए तब तक आधे निकाल दिए, फिर दूसरे 2 साल में आए, तो इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है पूरा, ये ध्यान रखना। और इसके लिए यानी लोकसभा सदस्य, सॉरी, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष होता है वो सभापति नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं होता, राष्ट्रपति भी नहीं होता, वो कौन होता है दोस्तों? वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रख लेना, उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, राज्यसभा उस सदन में अधिकतम जो संख्या होती है वो 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 तो आते हैं राज्यों से, बाकी के जो हैं वो आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, निर्वाचित होते हैं, यानी 233 सदस्य। 12 सदस्य जो हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा वो मनोनीत कर लिए जाते हैं कि साहब ये भी राज्यसभा में बैठे। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक तिहाई सदस्य जो है हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जो मैंने बताया वो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो याद रखना है, शिव से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो ऐसा जो प्रश्न है वो कहां से होगा? जो शिव से संबंधित होगा। आपके सामने कुछ ऑप्शन है, आपको बताना है कि ये जो प्राचीन जो दृश्य आप देख रहे हो वो किस गुफा का है, वो किस क्षेत्र का है? कन्हेरी गुफा का है क्या? नहीं। अजंता की गुफाओं का नहीं। हाथी गुफा अभिलेख का है? नहीं। किसका है? एलोरा की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं हैं, वहां पर आपको ये परिदृश्य मिलेगा। और ये गुफाएं जो मैं चित्र प्रदर्शित कर रहा हूं ये भी कहाँ का है? एलोरा का है, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? संगाई त्योहार मनाया जाता है। एक्चुअल में इसको संगाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हिरण, हिरण की आकृति के सींग लगाकर, है ना, उनके जो सींग होते हैं, सींग लगाकर नृत्य किया जाता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं इसको? संगाई। और ये कहाँ होता है? नागालैंड में होता है? नहीं। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में? नहीं। कहाँ होता है ये? मणिपुर में होता है दोस्तों। मणिपुर का ये
फेस्टिव है, मणिपुर का बहुत ही अच्छा क्या है, एक ये वहां का त्योहार है। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना? अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं एक बार। दोस्तों लिखा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस पहले तो मनाया जाता था, पहले ये जो है वो एक हॉकी के जादूगर जिसे कहते हैं मेजर ध्यानचंद, इसकी याद में मनाया जाता है ये मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हॉकी हॉकी का जादूगर, जादूगर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कब मनाया जाता है ये? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखना। और अब इसी दिन दिया जाता है हमारे भारत में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो भी। ठीक है, तो पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसका नाम बदलकर कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखना, यदि ये दिन किसकी महान हॉकी खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ध्यान रखना। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न दिवस के ऊपर भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है। ठीक है, और आपको इसके लिए बहुत पूरी हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अभ्यास से समझिएगा। बिल्कुल तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, शिव का प्राचीन मंदिर है, शिव का प्राचीन मंदिर है, ये ध्यान रखना है। और इसके जो संप्रदाय है, जो यहाँ पर पूजा करता है या जिस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, और वो संप्रदाय है नयनमार। क्या है? नयनमार संप्रदाय से संबंधित है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, जो कि चोलों ने, चोल राजा थे, राष्ट्रकूट राजा थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है वो भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर एक विशाल लिंग, मतलब लिंग के रूप में विराजमान है। और इसका निर्माण लगभग आप देखोगे तो बहुत ईस्वी पहले हुआ था, लगभग समथिंग मान लीजिएगा आप 300 से 400 ईस्वी के आसपास। अगला देखते हैं। अब आपसे 11वां प्रश्न किया है कि एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आहार की जो नली होती है, आहार का जो मार्ग होता है, के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा को यानी फैट को पाचन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी फैट के पाचन के लिए ऐसा कौन सा स्रावित जो रस है वो दोस्तों क्या करता है, पाचन को या फैट को भी पचाने का काम करता है। तो ध्यान रखना, अगर आप देखोगे ये अग्नाशय है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये पित्ताशय है, यानी पित्त की थैली होती है जिसके अंदर क्या जमा होता है, पित्त जमा होता है। तो जब भी अगर कोई हैवी खाना या कुछ फैट आता है तो उसको पचाने के लिए अपना एक जूस छोड़ता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, तो वो पित्त रस कहलाता है। क्या कहलाता है? पित्त रस कहलाता है, यानी विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कहां पाया जाता है? गाल ब्लेडर में, यानी पित्ताशय की थैली में शेप रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जलीय जीव में गलफिन यानी गिल्फ नहीं होते, यानी गिल्स नहीं होते, यानी उनके गल फेफड़े नहीं होते हैं? ठीक है, तो ऐसी कौन सी मछली है? शार्क है या फिर ऑक्टोपस है या फिर क्लाउन फिश है? नहीं, इनमें सब में होते हैं, लेकिन व्हेल में गिल्स नहीं होते हैं, यानी उनके अंदर गलफड़े नहीं होते हैं दोस्तों। तो विकल्प याद रखना। और व्हेल ही है जो कि इस धरती का सबसे बड़ा स्तनपायी है और सबसे बड़ा जलीय जीव है दोस्तों। कौन है वो? व्हेल। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार, देख लो दिवस बहुत आते हैं, अगर आप जब भी एसएससी जीडी का एग्जाम देने जाएं तो आप है ना थोड़ा सा दिवस जरूर पढ़ के जाएं, सारे के सारे जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जैसे 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं ये लिखा हो, ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखा होगा भाई कि कोई भी एक शब्द लिखा हो, जैसे 8 सितंबर को क्या मनाते हैं या 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, आर्मी डे मनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो भी ऐसे शब्द आते हैं उनको आप देखते जाना। जैसे मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो कभी भी प्रश्न आए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं तो क्या आंसर होना चाहिए? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा लिखा हो या शब्द लिखा हो बृहद गंगा, बृहद गंगा किसे कहते हैं? तो बृहद गंगा कहते हैं गोदावरी को, गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा कहते हैं दोस्तों कावेरी नदी को, कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। तो यहाँ पर विकल्प ऑप्शन बी सबसे सुंदर और उत्तम विकल्प होगा, विकल्प ऑप्शन डी का चुनाव कर लीजिएगा, ये ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ध्यान रखना, तो ये है
मार्टिन किंग लूथर की नहीं, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी की नहीं, नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, और इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक गांधी। ठीक है, ये रहे नेल्सन मंडेला। इनकी आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की। ठीक है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए दोस्तों, मैग्नस कार्लसन निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं? मैग्नस कार्लसन बहुत ही मतलब मैंने इनके मैच देखे हैं और बहुत ही शानदार मैच खेलते हैं। ये दो लोगों के बीच में होने वाला खेल है, फुटबॉल नहीं है, कैरम हो सकता है, टेनिस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो खिलाड़ी है ना बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और ये चेस खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शतरंज के योद्धा हैं। अगला प्रश्न की बारी आती है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 जो था वो 1939 में शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 1945 में, जब अमेरिका ने गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम, और उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस युद्ध का समापन हो गया था। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें भारत का सहयोग लेने के लिए एक मिशन आया था 1942 में, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता स्टैफर्ड क्रिप्स ने की थी। और उन्होंने यहां आकर महात्मा गांधी से कहा कि अगर आप हमें इस युद्ध में सहयोग करते हैं, अगर आप अपने भारतीयों को हमारे कन्वर्ट कर पाते हैं कि वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े, तो निश्चित ही है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके भारत की स्वायत्तता दे दें और आपको खुद की स्वयं के अधिकार दें कि आप भारत को क्राउन के अंडर चला सकें। तो फिर महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है। फिर महात्मा गांधी जगह जगह जाकर बोलने लगे सब लोगों से कि भाई आप अपने बच्चों को आर्मी में भेजो, जिससे क्या होगा कि आप ब्रिटेन को सपोर्ट करोगे तो ब्रिटेन हमें सपोर्ट करेगा और हमें बोल रहा है कि वो औपनिवेशिक बना देगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इनको महात्मा गांधी को बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये भर्ती वाले सार्जेंट हैं जो भर्ती कराने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। तो प्रश्न ये भी आता है कि भर्ती वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। ठीक है, ध्यान रखना। कब की बात है ये? 1942 यानी 1942 की। अगला प्रश्न है कि नृत्य शैली डोलू कुनिथा कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक। ध्यान रखना दोस्तों, तो ये जो शैली है, आप बता दूं मैं, साउथ की है। और अगर साउथ की एरिया में जाओगे तो झारखंड, बंगाल हटा दो, केरल और कर्नाटक में से एक हो सकती है। तो ये कर्नाटक से रिलेटेड है, ध्यान रखना है ना। तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, बहुत अच्छा। डोलू कुंटा कर्नाटक का एक प्रमुख लोक नृत्य है, जो कि बड़े ढोल यानी बहुत बड़े ढोलों को लेकर बजाया जाता है, थाप पर किया जाता है। और इसको मुख्यतः कुरुवा गौड़ समुदाय करता है। कौन करता है? तो कुरुवा गोंडा समुदाय। ठीक है, ध्यान रखना है, बड़े बड़े ढोल हैं। तो ये कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक यानी राजधानी क्या है? बेंगलोर, जिसे हम सिलिकॉन सिटी या वैली के नाम से जानते हैं। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारत के विधि आयोग। देखो विधि आयोग की नहीं होती ना, शिक्षा आयोग की होती है। नहीं पता है, ये होती है कृषि लागत और मूल्य यानी सीएसीपी। ठीक है, ध्यान रखना। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ध्यान रखना। इसके द्वारा ये तय किया जाता है कि किस फसल का क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों में या फिर सरकारी संस्थानों में बेच सकते हैं, अगर उनकी फसल का दाम जो लोकल व्यवसाय या व्यापारी हैं या जो मंडी के जो लोग होते सदस्य हैं वो कम में लेते हैं। तो ठीक है, द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज सेट अप इन जनवरी 1965 में ये बना टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन प्राइस पॉलिसी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने एक एडवाइस दी थी कि एक पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, ये एडवाइस कब दी थी? 1965 में। तो मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज सिंस मार्च 1985 यानी 1985 द कमीशन हैज बीन नो एज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और उन्होंने फिर उस समय अस्तित्व में आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर अ मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष ये समर्थन मूल्य हर फसल का जारी होता है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और इसके बाद इसका जो निर्णय लेगा वो कौन लेगा? तो वो लेगा कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी सीएसीपी। इसको हिंदी में कहते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चौक का रासायनिक नाम क्या होता है?
चौक हम सब जानते हैं, अब तो डिजिटल बोर्ड चल पड़े हैं, लेकिन उस समय जब हम बोर्ड पर लिखते थे चौक से, तो मास्टर साहब भी उस चौक का टुकड़े को फेंक के मारते थे बच्चे में, कि जिससे बच्चे का ध्यान जो है हमारी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि बच्चे क्या बातों में लग जाते थे। तो उस चौक एक्चुअल में वो किसका बनता है? तो आपके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट का बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का बनता है, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम का नहीं बनेगा ना, हाइड्रोजन का बनता है। एक्चुअल में वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर आप लोगों का। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है एसएससी जीडी। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि एसएससी जीडी कैसे प्रश्न पूछ रही है आपसे, और उसी के आधार पर आपको चलना है। तो ये टोटल आपके प्रश्न थे, और आई थिंक सो कि ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। मैंने क्विकली पढ़ाया है 10 मिनट में, कोशिश करा है कि 10 मिनट में दोस्तों, 10 से 15 मिनट में आपकी क्लास फिक्स हो जाए, फिनिश हो जाए। तो इतना तो बनता है बॉस। तो चलिए अगली क्लास के लिए रेडी रहिएगा। इस क्लास को यानी इस वीडियो को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू।